नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 96.53% हुई। प्रधानमंत्री आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से गोवा में शुरू और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 369 रन पर आउट। समाचार प्रभात में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोविड के टीके लगाए जाएंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,000 से अधिक टीका केंद्र वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभियान के पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाया जाने वाला यह टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। कोविड का टीका प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों तथा इससे कम के आयु वाले वैसे लोगों को दी जाएगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। देश में ही निर्मित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और इनकी इम्यूनोजेनिसिटी रिकॉर्ड भी स्थापित हैं। ये दोनों टीके कोविड-19 महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही भेज दी गई है। इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर इनकी खेप पहुंचाई गई। जन भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए लगाए जाने वाला टीके का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन 1075 भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से वैक्सीन की 2,74,000 खुराक प्राप्त हुई हैं, जिनसे पहले चरण में करीब 1,20,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा सकेगा। दिल्ली में 81 टीका केंद्र बनाए गए हैं और हर रोज प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। कोविड का टीका सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 75 जिलों में करीब 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रदेश में कोविड के टीके लगाने का काम 311 केंद्रों पर शुरू हो जाएगा, जहां पहले चरण में कुल 317 टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी 1298 कोल्ड चेन बिंदुओं पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और टीकाकरण की प्रक्रिया का भी लाइव निरीक्षण किया जाएगा और ये वैक्सीन हर जिले में सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा चुकी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव निरीक्षण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में आज सबसे पहले सफाई कर्मियों और एम्बुलेंस स्टाफ को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य में आज 30,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न भागों में 50 केंद्रों पर टीकाकरण प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 4,65,160 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में अब तक 2,40,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कल 429 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब कोविड संक्रमण की दर 1.8% है। राज्य में देश के साथ कोविड टीकाकरण अभियान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पहले चरण में लगभग 4 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर से टीकाकरण महाअभियान में भाग लेंगे। भोपाल में जेपी अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हरिदेव टीका प्राप्त करने वाले प्रदेश के पहले व्यक्ति होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर भी मिलेगा। अपनी खुशी जाहिर करते हुए हरिदेव ने कहा कि वे खुश हैं और यह खुशी दोगुनी होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलेगा। इस बीच मध्य प्रदेश में कल 574 रोगी कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कल कोविड से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,746 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीके राज्य के सभी जिला केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण के लिए आज से शुरू हो रहे अभियान के लिए 97 वैक्सीनेशन साइट बनाए गए हैं। पहले दिन करीब 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के बाद किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना या आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तर से लेकर टीकाकरण स्थलों तक एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सभी टीकाकरण केंद्रों को नजदीकी AEFI प्रबंधन प्रणाली जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा गया है। टीकाकरण के दौरान छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा पहली खेप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड के 3,23,000 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने आवास से राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में 167 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया जाएगा। सभी सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। जयपुर के SMS अस्पताल और अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज अस्पताल को इंटरैक्टिव टीकाकरण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए टीकाकरण का कार्य सप्ताह में केवल 4 दिन होगा। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है और कल केवल 310 नए केस सामने आए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित कोविड केयर केंद्र से टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। मुंबई में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रतिदिन 4,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। गुजरात में कोविड टीकाकरण अभियान आज राज्य के 161 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कुछ लाभार्थियों के साथ नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पर उपस्थित रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीका लगाने वाले कुछ लाभार्थियों के साथ वार्तालाप करने की संभावना है। राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नयन जानी के अनुसार अभियान के प्रथम चरण में टीके लगाने के लिए गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने 4,31,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें अधिकतर डॉक्टर्स और नर्स है। इनके अलावा 6,93,000 अग्रिम श्रेणी के कोरोना योद्धा, 1 करोड़ से ज्यादा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग और 2,75,000 50 वर्ष से कम आयु वाले लेकिन गंभीर बीमारी वाले लोगों को इनके बाद टीके दिए जाएंगे। डॉक्टर जानी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर हर रोज 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 15,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में 160 टीका केंद्रों पर करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी कोविड-19 वैक्सीन अभियान का शुभारंभ करने के बाद राज्य में टीकाकरण की शुरुआत होगी। असम में टीकाकरण अभियान के आज पहले चरण में 65 केंद्रों पर 1,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड योद्धाओं को टीका दिया जाएगा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एडापड़ी के पलनीसामी आज मदुरई में
सरकारी राजाजी अस्पताल में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को संबंधित कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है और सभी जिलों में भेज दिया गया है। कर्नाटक में आज 243 केंद्रों पर 24,300 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलौर चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान में इस अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ करेंगे। आंध्र प्रदेश में राज्य के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे टीकाकरण अभियान के पहले चरण के सफल संचालन के लिए आवश्यक उपाय करें। उन्होंने बताया कि राज्य को वैक्सीन के 4,77,000 डोज प्राप्त हो चुके हैं। पहले चरण में 3,80,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण कार्यक्रम समूचे राज्य में 332 केंद्रों पर संचालित किया जा रहा है। तेलंगाना में 4,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों को आज कोविड का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान के पहले दिन पूरे राज्य में 144 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रत्येक केंद्र पर 30 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र आम लोगों में वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि के लिए खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से इस कार्यक्रम की निगरानी करेंगी। हमारे कोलकाता संवाददाता ने खबर दी है कि सभी 5 चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के अलावा कोलकाता नगर निगम के 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 1 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। इस बीच राज्य में कोरोना के 623 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 656 पीड़ितों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नीति आयोग के सदस्य तथा स्वास्थ्य और कोविड वैक्सीन संचालन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि भारत में निर्मित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और दोनों ही टीकों में शरीर में प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर पॉल ने बताया कि दोनों ही टीकों को देश के औषधि नियंत्रक और विशेषज्ञों द्वारा आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत किया गया है और लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए। दोनों टीके बहुत सोच विचार के हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने और रेगुलेटर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के रूप में उनको जारी किया है। इन दोनों को इमरजेंसी प्रावधान में लिया गया है। ये वैसे ही है जैसे कि बाहर के देशों में फाइजर का टीका है या मॉडर्ना का है, वो भी इमरजेंसी प्रावधान के अंदर ही किए गए हैं। उनके भी फेज 3 अभी चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो इस असाधारण सिचुएशन से जूझने के लिए, महामारी को खत्म करने के लिए जो रेगुलेशन है वो अडेप्ट की जाती है। साइंस को अडेप्ट किया गया और दुनिया भर ने किया है कि क्या फायदा जो है वो इतना बड़ा है और नुकसान है ही नहीं, तो क्यों नहीं इन वैक्सीन को आगे जारी किया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई हैं और वो जो बाहर भी यूज हो रही हैं, वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है। भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में अब तक 1,62,62,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। रोजाना संक्रमण के मामलों की संख्या भी लगातार 20,000 से कम हो रही है। वर्तमान में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से करीब 48 गुना ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 295 नए मरीजों की पुष्टि हुई। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 6,31,884 हो गई। दिल्ली सरकार ने बताया है कि इनमें से 6,18,357 व्यक्ति कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान दिल्ली में 427 मरीज कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए, जबकि 10 लोगों की मृत्यु हो गई। राजधानी में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,732 हो गई। शहर के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 2,795 मरीजों का
उपचार चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 96.53% हुई। प्रधानमंत्री आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से गोवा में शुरू और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 369 रन पर आउट। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के और भारत के वक्ताओं को एक मंच पर आने से अलग अलग प्रौद्योगिकी, नवाचार, मजबूत नीतियों और पहल पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसमें सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने विचार साझा करने और युवा भारतीय उद्यमियों को प्रेरित करने और उन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया में समस्याओं के समाधान और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने का अवसर मिलेगा। यह सम्मेलन स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिसने देश के हर कोने में उद्यमिता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 से अधिक देशों तथा 200 से अधिक वैश्विक वक्ताओं की भागीदारी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू किए जाने के बाद से भारत सरकार द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 1,046 पद समूह क, 515 पद समूह ख, 1,724 पद समूह ग और 281 पद समूह घ से संबंधित हैं। ये पद बौनों, एसिड हमला पीड़ितों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मंदबुद्धि, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता और 1 से अधिक अक्षमताओं से पीड़ितों के लिए रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें कुछ अन्य श्रेणियां भी जोड़ सकते हैं। इस अधिसूचना से सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों का रोजगार बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारियों और संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी स्तर तक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके सेवाकाल में और उनके द्वारा कराए गए पिछले चुनाव के 1 वर्ष के भीतर यदि उन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो राज्य सरकारों को आयोग की पूर्वानुमति लेनी होगी। आयोग ने इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव, राज्य के मुख्य सचिवों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुख्य चुनाव अधिकारियों और उनके कार्यालय में कार्यरत कुछ अन्य अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने के बाद प्रताड़ित किया गया है। आयोग ने ये निर्देश भी दिया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी के लिए वाहन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में भी कोई कटौती न की जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वाह कर सकें। इसी बीच निर्वाचन आयोग की पूरी टीम पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग की टीम बुधवार को कोलकाता पहुंचेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। वे भद्रावती में त्वरित कार्रवाई बल के एक नए बटालियन भवन की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम वे बेंगलुरु में आपातकालीन सहायता प्रणाली वाहनों को झंडी दिखाएंगे।
श्री शाह बेंगलुरु और विजयपुरा में पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। वे कल बेलगावी में एक जनसभा में हिस्सेदारी करेंगे। श्री शाह दिवंगत रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 11 राज्य एवियन इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और गलतफहमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पशुपालन विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा के आधार पर पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले 2006 से ही प्रतिवर्ष सामने आते रहे हैं और इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित भी किया गया है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत हुई। वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तीनों कानून जिसमें 2 नए एक संशोधित है उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के इस संबंध में पूछे जाने पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा आज इस पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। मंत्रालय को ये पुरस्कार आईटी नीति की पहल और दूसरे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया गया है। इन परिवर्तनों से मंत्रालय में कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान 16 से 24 जनवरी तक दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाएंगी। एक रिपोर्ट। समारोह में महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी जाएगी और चारुलता सहित उनकी कुछ अन्य फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म निर्माता बासु चटर्जी, निशिकांत कामत, मनमोहन महापात्रा, उर्दू कवि राहत इंदौरी, नृत्य निर्देशक सरोज खान और गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। समारोह में पिछले वर्ष दिवंगत हुए भारत के 19 कलाकारों और 9 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियों की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस महोत्सव में इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, सौमित्र चटर्जी और हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन की फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें बॉबी, पान सिंह तोमर, केदारनाथ, चारुलता और 42 शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय खंड में अभिनेता किर्क डगलस, ओलिविया डी हैविलैंड, निर्देशक एलन पार्कर, इवान पासेर, गोरान पास्काल जेविक, सिनेमेटोग्राफर एलन डेवियाऊ और संगीतकार एनियो मोरिकॉन की फिल्मों का प्रदर्शन होगा। कलाइडोस्कोप खंड में फ्रांस की नाइट ऑफ द किंग्स सहित 12 विदेशी फिल्में दिखाई जाएंगी। पनोरमा खंड में बहुचर्चित फिल्मों इगोर इवानोर की ओनली ह्यूमन, इना विसे की द ऑडिशन और तुषार हीरानंदानी की सांड की आंख का प्रदर्शन होगा। आकाशवाणी के लिए वल्सा विलियम्स के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 2 रन बना लिए हैं।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 369 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लाबुशेंग ने शानदार शतक लगाया, जबकि कप्तान टिम पेन ने 50 रन बनाए। भारत की ओर से टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया। दोनों देशों के बीच टेस्ट श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसका फाइनल लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जून 2021 में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में भी बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब पुष्पलता से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी, धन्यवाद प्रियंका। कोरोना के अंत की शुरुआत देश में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुरू होने की खबर को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने बताया है, टीकाकरण के लिए सूची में शामिल लोगों के न आने पर रिजर्व सूची वाले लोगों को फोन करके बुलाया जाएगा। अमर उजाला के अनुसार आम लोग टीके के लिए मार्च से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। नवभारत टाइम्स के सरकार के हवाले से लिखा है, दोनों वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। हल्का बुखार, सिरदर्द या बदन दर्द होना मुमकिन। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर में भी नहीं निकला समाधान। अगली वार्ता 19 जनवरी को। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में करीब 10 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच राष्ट्रीय सहारा ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के इस बयान को प्रमुखता दी है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती न करे चीन। दैनिक भास्कर ने बताया है, कल सेना दिवस पर सेना ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई अपने लड़ाकू स्वार्म ड्रोन की ताकत। पत्र लिखता है, यह स्वचालित ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक अंदर घुसकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी कॉरपोरेशन और चीन की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी को काली सूची में डाला। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली विश्वविद्यालय 1 फरवरी से खुलेगा, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी प्रायोगिक कार्यों के लिए आ सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 96.53% हुई। प्रधानमंत्री आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से गोवा में शुरू। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 369 रन पर आउट। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।